नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं विकास सर हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो भर्ती परीक्षा हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, ठीक है, चाहे ICR हो, चाहे BHU, AFO, AAO, IBPS, TGT, PGT, जो भी इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं उन सभी दोस्तों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो मौसम विज्ञान से संबंधित रहने वाला है, यानी कि मेट्रोलॉजी से संबंधित सभी एग्जामों में एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आज हम मेट्रोलॉजी को एक ही चैप्टर में समाप्त करेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि मतलब मेट्रोलॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सब क्वेश्चनों को हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि मौसम विज्ञान कहते किसे हैं। ठीक है, मौसम विज्ञान यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जलवायु का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान यानी कि जलवायु विज्ञान कहलाता है। और दूसरा पॉइंट ये उठता है कि भारत में मौसम की भविष्यवाणी कहाँ से की जाती है? तो भारत में मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी पूना से की जाती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट एक चीज़ और आपको बता दें, भारत में कृषि मौसम विज्ञान महानिदेशालय पुणे यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वायु वेगमापी से क्या मापा जाता है? तो वायु वेगमापी से वायु की गति को मापा जाता है। ठीक है, वायु की दिशा किससे मापते हैं? तो वायु की दिशा सूचक यंत्र की सहायता से वायु की दिशा मापी जाती है। वाष्पीकरण मापी से वाष्पीकरण का मापन किया जाता है और मृदा तापमापी से मृदा के तापमान का मापन किया जाता है। साधारण वर्षा मापी से कुल वर्षा का मापन किया जाता है और सनशाइन रिकॉर्ड्स की सहायता से प्रतिदिन चमकीले प्रकाश के घंटों की संख्या का आकलन करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी इस प्रकार के बनते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इंफ्रारेड थर्मामीटर से क्या मापा जाता है। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया है मेरे दोस्तों। पहला ऑप्शन है इसमें भूमि का तापमान, दूसरा है हवा का तापमान, तीसरा ऑप्शन है पानी का तापमान, चौथा ऑप्शन है फसल के अंदर का तापमान। तो इंफ्रारेड थर्मामीटर से हम दोस्तों क्या नापते हैं? फसल के अंदर का तापमान को मापते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर मेरे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है, आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन है बर्लिन में, दूसरा है ओस्लो में, तीसरा है ओसाका में, चौथा ऑप्शन है मैनचेस्टर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ओस्लो के अंदर इसको अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र को स्थापित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है। पहला ऑप्शन है गैस के दबाव एवं मुक्त करने से, दूसरा ऑप्शन है जल के दबाव से, तीसरा ऑप्शन है जल के वाष्पीकरण से, चौथा ऑप्शन है ठोस को दबाने से। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि फर्स्ट वाला, गैस को दबाने और मुक्त करने से क्या होता है? वातानुकूलन यंत्र ठंडक होती है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सर्वाधिक निरापद तापमान होता है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है रेफ्रिजरेटर में कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को रखा जाए जिससे हमारे खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं वो सुरक्षित रह सके। पहला ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 8 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा ऑप्शन है यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए वाला 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, अगर इतना टेम्परेचर रखेंगे तो हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी खाद्य वस्तुएं हैं वो वैसी की वैसी पड़ी रहेंगी, यानी कि खराब नहीं होंगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एनीमोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है, ध्वनि का वेग मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं, या ऊंचाई मापते हैं, या हवा का वेग मापते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हवा का वेग मापा जाता किसे, एनीमोमीटर यंत्र की सहायता से। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत में मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। आपको बताना है कि भारत में मौसम की भविष्यवाणी कहाँ से की जाती है, दिल्ली से, पूना से, मुंबई से, या हैदराबाद से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि पूना से की जाती है। इसमें बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि मौसम विज्ञान का प्रधान कार्यालय और अनुसंधानशाला स्थित है, ठीक है, दिल्ली में, नागपुर में, लखनऊ में, या पूना में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दिल्ली के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय वेधशाला में, ठीक है, आपको बताना है भारतीय वेधशाला में, एक मिनट दोस्तों, भारतीय वेधशाला में मौसम से संबंधित यंत्रों की रीडिंग प्रातः और शाम को किस समय ली जाती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रातः और शाम दोनों समय बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रातः 10:30 पर, शाम को 12 बजे, और दूसरा ऑप्शन है प्रातः 8-8:30 बजे और शाम को 5:30 बजे। तीसरा ऑप्शन है 6:30 बजे प्रातः और शाम को 6:30 बजे, और प्रातः 7 बजे और शाम को 7 बजे। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रातः जो हम रीडिंग लेंगे वो 8:30 बजे पर लेंगे, और शाम को हम जो रीडिंग लेंगे वो 5:30 पर लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वेधशालाओं में अधिकतम तापक्रम कब नोट किया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में ये पूछा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दिन को 12 बजे, दिन को 3 बजे, दिन को 2 बजे, या दिन को 11 बजे। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिन को 2 बजे। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, वायु दाब का कम हो जाता है, वायु दाब बढ़ने लगता है, वायु दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा ऑप्शन है वायु दाब कभी बढ़ता है कभी कम होता है। ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वायु दाब का कम होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। ठीक है, आपको बताना वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है। 20.97%, 51%, 70% या 78.08%। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% पाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गई नाइट्रोजन की मात्रा। अगर हम पूछ लें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, ठीक है, O2 की मात्रा, तो O2 की मात्रा पाई जाती है 20.09% पाई जाती है। अगर हम पूछ लें आर्गन की मात्रा, ठीक है, आर्गन की मात्रा भी याद रखना है, 0.93% ये पाई जाती है आर्गन की मात्रा। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.038% पाई जाती है। ठीक है, अगर नियोन की बात कर लेते हैं, नियोन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 0.00182% पाई जाती है नियोन की मात्रा। ठीक है, हीलियम की भी पूछ सकता है, तो हीलियम की मात्रा 0.00052 पाई जाती है। लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये तीनों में से कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर, तो ये तीनों ऑप्शन आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 78.08%। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे।
एक चीज़ और यहाँ याद रखेंगे कि वायुमंडल पृथ्वी की तल से लगभग कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है वायुमंडल पृथ्वी की तल से, ठीक है, इसको वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में 99% भाग यानी कि 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित रहता है, ठीक है। उसके अंदर 55 किलोमीटर के अंदर ही क्या होते हैं, गैसों का उसमें आवागमन रहता है, ठीक है, 55 किलोमीटर के अंदर में ही। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जैसे कभी कभी पूछता है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो वायुमंडल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से, श्रोभ मंडल, समताप मंडल और एक होता है मीजोस्फीयर, ठीक है। मीजोस्फीयर की ऊंचाई जो होती है वो 80 किलोमीटर होती है, ठीक, 80 किलोमीटर मीजोस्फीयर। और उसके बाद समताप मंडल की ये भी आप याद रखें, समताप मंडल की ऊंचाई हो जाती है 20 से लेके 50 किलोमीटर तक, ठीक है। उसके बाद श्रोभ मंडल की ऊंचाई 20 किलोमीटर तक रहती है, 20 किलोमीटर श्रोभ मंडल, ठीक है, ये आप याद रखें। कभी कभी ऊंचाई वगैरह पूछ लेता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला बादल क्या कहलाता है, ठीक है। चप्पल बादल या जलद बादल या पंखाकृत बादल या मेघपुंज बादल। तो आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल को क्या कहते हैं, पंखाकृत बादल, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो 11 नंबर से मिलता जुलता है, सेम ही क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, अभी बताए हैं कि 78.08% पाई जाती है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा, जलद बादल पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है, 300 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर या 600 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि 600 मीटर पर जलद बादल की ऊंचाई होती है, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, राष्ट्रीय भूगोल परिषद वाराणसी ने 1971 में वर्षा तथा तापमान के अनुसार भारत के कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, 15, 10, 12 या 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में आता है, हर बार एग्जामों में देखा भी जाता है इस क्वेश्चन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 10, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, वर्षाधारित खेती होती है जहां पर औसतन वर्षा क्या होती है, 750 mm से कम होती है, 750 से 1150 mm होती है, 1150 mm से अधिक होती है, या वर्षा बिल्कुल न होती है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जहां पर 750 mm से कम वर्षा होती है वह क्या कहलाता है, वर्षाधारित खेती कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, मानसून किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। लैटिन भाषा के मोर्सन से, ग्रीक भाषा के मेंसन से, या अरबी भाषा के मोशन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अरबी भाषा के मोशन से लिया गया है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं बहुत बार एग्जामों में आया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, वर्षा कही जाती है जब पृथ्वी पर गिरने वाला जल की मात्रा कितनी होती है, 25 mm से 2.5 mm या 5 mm या 10 mm, ठीक है। इन चारों में से बताइए कि कितने पर अगर कितनी वर्षा हो तो उसको वर्षा कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2.5 mm अगर बारिश हो रही तो उसको हम वर्षा कहेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, नागालैंड है, आसाम है, चेरापूंजी है, या मोनिसराम है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मोनिसराम, डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर, सब लोग जानते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, किसी स्थान पर वेधशाला के प्रशिक्षणों के समय का आधार होता है। पहला ऑप्शन है देशांतर व अक्षांश, ग्रीनविच मीन समय अक्षांश, तीसरा ऑप्शन है ग्रीनविच मीन समय और देशांतर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ग्रीनविच मीन समय और देशांतर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, वर्षा दिन कहा जाता है
यदि 24 घंटे में वर्षा अधिक होती है। ठीक है, आपको बताना वर्षा दिन रेनी डे का कब कहा जाता है, जब 24 घंटा में कितनी वर्षा हो, जिसको हम रेनी डे के नाम से जानते हैं। ठीक है, 0.50 mm से 250 mm से या 0.25 mm से या 25 mm से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 0.50 mm अगर वर्षा हो रही है तो उसको हम रेनी डे के नाम से जानते हैं। 24 घंटा के अंदर अगर 0.50 वर्षा हो रही है तो रेनी डे के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सिंचाई निर्धारण हेतु मृदा नमी का मापन करते हैं हाइग्रोमीटर से, टेंसियोमीटर से, पाइकोमीटर से या पीएच मीटर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन टेंसियोमीटर से। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे हम मृदा की नमी को ज्ञात करते हैं टेंसियोमीटर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वाष्पसर्जन मापने का यंत्र है बैरोमीटर, लाइसीमीटर, टेंसियोमीटर या लेक्टोमीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसीमीटर से वाष्पसर्जन मापते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारत की औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है। 143 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 163 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 119 सेंटीमीटर प्रति वर्ष या 189 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि 119 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों और भी बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, भारत में कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, काफ़ी बार एग्जामों में आया गया है, तो सब लोग 3 ही जानते हैं, 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, लेकिन भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहली ऋतु है बसंत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, तीसरी ऋतु है वर्षा ऋतु। ठीक है, और चौथी ऋतु है शरद ऋतु, और 5वीं हेमंत ऋतु, और 6वीं है शिशिर ऋतु। ये 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, बसंत ऋतु का समय जो होता है वो मार्च से लेके अप्रैल के बीच में होता है, और ग्रीष्म ऋतु का समय जो होता है मई से लेके जून के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद वर्षा ऋतु का समय जुलाई से लेके अगस्त का महीना जो होता है ये वर्षा ऋतु कहलाता है। ठीक है, उसके बाद शरद ऋतु का समय जो होता है सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में होता है। हेमंत ऋतु का जो समय होता है वो नवंबर से लेके दिसंबर के बीच में होता है। उसके बाद शिशिर ऋतु का जो समय होता है ये जनवरी से लेके फरवरी तक होता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे 12 महीने के अंदर 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, इन 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से आपकी 3 ही प्रकार की होती हैं, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है, 4 ही प्रकार की मुख्य रूप से मापी जाती, लेकिन होती हैं 6 प्रकार की। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस प्रकार के अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सभी लोगों को धन्यवाद।